जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं जिला श्योपुर, एक ऐसा जिला जहां पर कुछ नया बताएंगे, कुछ नया से नया बताएंगे। ऐसा जिला आज पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस जिले को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस जिले में कुछ ऐसा क्या है कि जो कि शानदार, बहुत खास है हमारे लिए। बहुत खास क्यों है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत खास क्या है, इसको पढ़ते हैं कि इस जिले में क्या है। एमपी पुलिस में पूछा जाने वाला बिल्कुल 101% क्वेश्चन इसमें से एक न एक आएगा ही आएगा, आप देख लेना। चलो तो देखते हैं, कोई भी टाइम ना देते हुए अपन क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले जिला दर्शन पढ़ा था हमने। जिला दर्शन में हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे जिलों को पढ़ चुके हैं। अब हम जिला दर्शन पढ़ते पढ़ते कहां तक पहुंच गए हैं, श्योपुर जिले तक पहुंच गए हैं। तो श्योपुर को हम तैयार करते हैं, श्योपुर जिले को। तो जिला श्योपुर, हेडिंग बनाएंगे जिला श्योपुर। श्योपुर को पढ़ेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, सर्वप्रथम देखते हैं कि किस संभाग के अंतर्गत आता है। श्योपुर जिला है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो जिसकी एक ट्रैक होगी। संभाग कौन सा होगा, चंबल संभाग, चंबल। इसके अंतर्गत जिले कितने आते हैं, चंबल संभाग के अंतर्गत, तो जिसकी एक ट्रैक होगी। मैंने बता चुका हूं पहले, और भी बता रहा हूं। तो मूवी सो, तो मुंह से हो जाएगा अपना मुरैना जिला। भी से हो जाएगा भिंड जिला, भिंड। और सो से हो जाएगा श्योपुर जिला। तो इस प्रकार से 3 जिले बनते हैं हमारे चंबल संभाग के अंतर्गत। तो मूवी सो इसकी ट्रिप बनेगी। मुरैना, भिंड तथा श्योपुर इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने भिंड पढ़ चुके हैं, हम भिंड मुरैना दोनों पढ़ चुके हैं। अब श्योपुर हमारा रह गया है, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसको देखते हैं हम कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके पूरा आगे तक निपटाते चलेंगे। तो स्थापना की बात या गठन की बात करने जाएंगे जब हम, तो गठन कब हुआ था, तो 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को जो श्योपुर जिला है, इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे, 606 वर्ग किलोमीटर। 6600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत देखते हैं, इस जिले के अंतर्गत जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या देखते हैं हम। जनसंख्या की बात करने जाएंगे तो 6,87,861। जो श्योपुर जिले की जनसंख्या होगी 6,87,861 यहाँ की जनसंख्या होगी। तो जनसंख्या घनत्व देखते हैं आप। जनसंख्या घनत्व क्या है, घनत्व कितना बनता है, तो जनसंख्या घनत्व है 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में 104 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व इतना हुआ हमारा। इसके बाद में यहाँ का लिंगानुपात देखते हैं कि क्या लिंगानुपात है, क्या यहाँ की साक्षरता है। तो साक्षरता को भी देखने जाएंगे हम। तो यहाँ की सर्वप्रथम साक्षरता देखते हैं कि क्या है। साक्षरता की बात करने जाएंगे हम, तो 57.4%। यहाँ की साक्षरता कितनी होगी, तो 57.4%। यदि स्पेशल में पुरुष साक्षरता की बात करने जाऊं, यदि, तो 69.3%, 69.3% पुरुष साक्षरता होगी। यदि महिला साक्षरता की बात करूं मैं, महिला साक्षरता की बात करने जाऊं, तो 44.2% यहाँ की पुरुष साक्षरता होगी। यदि मैं यहाँ के लिंगानुपात की बात करने जाऊं,
लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करने जाऊं तो 901 महिला 901 महिला प्रति हजार पुरुष। यदि 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 901 महिलाएं। 1000 पुरुषों के ऊपर 901 महिला है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिंगानुपात देख चुके हैं। इसके बाद में तहसीलें देखते हैं कि इस जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं। तो तहसीलों को हम समझते हुए आगे चलते हैं। तो जो श्योपुर जिला डिस्ट्रिक्ट है, इस श्योपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कुल 5 तहसीलें हैं। तहसील की बात करने जाएंगे हम। तहसील, तो तहसीलें कितनी होंगी? टोटल 5 तहसीलें होंगी। कौन कौन सी होंगी? तो देखते हैं। श्योपुर के आगे देखते हैं विजयपुर के आगे देखते हैं वीरपुर के आगे देखते हैं बड़ौदा के आगे देखते हैं कराहल। 1 2 3 4 5। तो जितनी भी तहसीलें, 5 तहसीलें थी, श्योपुर, विजयपुर, वीरपुर, बड़ौदा और कराहल, 5 तहसीलें हैं। अब इस तहसील के आगे देखते हैं नदियां। कौन सी? क्या देखेंगे? तो नदियां देखते हैं हम कि नदियां कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं इस जिले के अंतर्गत? किस जिले के अंतर्गत? तो श्योपुर जिले के अंतर्गत। तो देखते हैं चंबल नदी, चंबल के आगे सीप, कूनो नदी, अहेली नदी, तथा पार्वती नदी। नदियां हैं। तो इस जिले के अंतर्गत चंबल नदी, सीप नदी, कूनो नदी, अहेली नदी तथा पार्वती नदी इस जिले के अंतर्गत बहती हैं। अब जब 4 नदियां बहती हैं, 4 6 8 नदियां बहती हैं, तो यहाँ पे सिंचाई परियोजना हुई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन MP PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुलिस में जरूर पूछेगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो सीप नदी है, सीप नदी तथा चंबल नदी, तथा राजस्थान से आई हुई एक नदी जिसका नाम होगा बनास नदी के संगम को रामेश्वरम, कौन सा? रामेश्वरम त्रिवेणी संगम कहा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं। इसको रफ करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे उसको हेडिंग बना के डालेंगे हम और पढ़ेंगे। तो देखते हैं चंबल सीप तथा बनास नदी के संगम को रामेश्वरम त्रिवेणी, 3 नदियों, त्रिवेणी अर्थात 3 नदियों। कौन कौन सी? बनास, सीप तथा चंबल। तो त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यदि उसने पूछा रामेश्वरम त्रिवेणी संगम किस जिले में है? तो श्योपुर जिले में है। किन नदियों के संगम पर है? तो चंबल, सीप तथा बनास नदी के संगम पर है। इतना समझ पाए? आगे देखते हैं हम। जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से बहती है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मैं मोरेना में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे भी देखते हैं चंबल नदी का उद्गम इंदौर स्थित महू तहसील है इंदौर की। कौन सी? तो महू तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी है जिसका नाम होगा जानापाव पहाड़ी से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। इसकी लंबाई क्या है? तो 965 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली कौन सी? चंबल नदी है।
इसका यदि समापन कहा जाए तो यमुना नदी, यमुना नदी में कहाँ पे, तो इसका उद्गम जो समापन कहाँ पे हुआ है, तो यमुना नदी में हुआ है। हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास में इसका क्या हुआ है, जो समापन हुआ है तो यमुना नदी में हुआ है, हमीरपुर के पास में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। तो यदि सीप नदी की बात करने जाऊं यहाँ पे, यदि इसको मैं रफ करूं तो सीप नदी, यहाँ पे देखते हैं सीप नदी पर क्या है, दो बांध बने हुए हैं, दो बांध बने हैं। और सीप नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो सीप नदी का जो उद्गम है, सीप नदी का उद्गम तो औधा डैम से सीप नदी का उद्गम माना जाता है। इसी सीप नदी पर ही औधा डैम बना हुआ है। इसके आगे देखते हैं बंजारा डैम भी कहाँ पे बना हुआ है, डैम अर्थात बांध बंजारा डैम, औधा डैम किस पर बना हुआ है, तो सीप नदी पर बना है। जो बंजारा डैम है इसको किसने बनवाया था, तो लखी बंजारा नाम का एक व्यक्ति था, जिसने किसका, तो बंजारा डैम का निर्माण कराया था। यदि पूछा जाए कि बंजारा डैम किस नदी पर है, तो सीप नदी पर। किसने बनवाया था, तो लखी बंजारा नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। यदि कहा जाए कि बंजारा डैम किस जिले में है, तो श्योपुर जिले में स्थित है। यदि कहा जाए कि औधा डैम किस नदी पर है, तो सीप नदी पर है। किस जिले में है, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इस प्रकार से यदि जिला या कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछे तो हमसे बनना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम, तो तहसील भी पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम कि जो श्योपुर जिला है, श्योपुर जिला, इसे और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कटीले वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं। इसलिए श्योपुर को कटीले वन पाए जाने अर्थात खैर पाए जाने के कारण श्योपुर को काष्ठ कला तथा खरात कला के लिए जाना जाता है। यदि कहा जाए कि श्योपुर में अत्यधिक जो खरात कला के लिए किस जिले को जाना जाता है, तो श्योपुर जिले को। यदि काष्ठ कला के लिए किस जिले को जाना जाता है, तो श्योपुर के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछता रहता है, इसलिए ये मैंने बता दिया। श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथियोपिया कहा जाता है। तो यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश का इथियोपिया किस जिले को कहा जाता है, तो श्योपुर जिले को कहा जाता है। क्योंकि यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूछा क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, इथियोपिया किस जिले को कहा जाता है, तो हमारा कौन सा बनेगा, श्योपुर जिला बनेगा। यदि यहाँ पे एक मोहम्मद है, गौस मोहम्मद, जिनका क्या है यहाँ पे किला बना हुआ है, तो देखते हैं। श्योपुर में ही मोहम्मद आलम का मकबरा बना हुआ है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अब मैप की। यदि कहा जाए कि मोहम्मद आलम का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। अब इसका मैप बनाते हैं, मैप के अनुसार कुछ जिलों को समझते हैं हम और देखते हैं।
मैप को कंप्लीट मैप से समझेंगे हम, कोई भी टाइम नहीं लेंगे, 10 सेकंड का टाइम लेंगे ओनली। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं कौन सा जिला होगा हमारा, श्योपुर। कौन सा जिला बनेगा, श्योपुर। यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे होगा ग्वालियर, यहाँ पे होगा शिवपुरी। यदि कहा जाए कि इसकी बाउंड्री किस जिले से लगती है, किस राज्य से लगती है, तो राजस्थान राज्य। यहाँ पे कौन सा होगा, राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा जिला, सवाई माधोपुर जिला। इसके बाद आगे होगा कोटा के आगे 12 जिला। तो राजस्थान के 3 जिले कौन सा, सवाई माधोपुर, कोटा तथा 12 जिला। मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिले लगते हैं। यदि देखा जाए मैप के अनुसार, देखा जाए मैप को इस प्रकार से बनाएंगे हम, पूर्व ये होगा, पश्चिम ये होगा, उत्तर ये होगा और दक्षिण ये होगा। तो चारों दिशाओं को देखेंगे तो पूर्व में कौन सा होगा हमारा, ग्वालियर। तो ग्वालियर यहाँ पे देख लेते हैं हम, ग्वालियर। यदि यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे तो इस वाली बेल्ट में यहाँ पे देखते हैं तो शिवपुरी होगा, और यहाँ मुरैना यहाँ पे बनेगा, और सवाई माधोपुर यहाँ पे बनेगा हमारा कोटा। कौन सा जिला, तो कोटा बनेगा। यहाँ पे बनेगा 12 जिला। तो पूर्व में कौन सा, ग्वालियर, उत्तर पूर्व में मुरैना, दक्षिण पूर्व में शिवपुरी, दक्षिण पश्चिम में 12, पश्चिम में कोटा तथा उत्तर पश्चिम में कौन सा बनेगा हमारा, सवाई माधोपुर जिला बनेगा। तो इस प्रकार से मैप के अनुसार हम पढ़ेंगे तो हमें ठीक तरह से याद रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें जिले कभी भूलेंगे ही नहीं। यदि देखेंगे हम कि जो हमने अभी बताए हैं पार्वती नदी, एक पार्वती नदी है, इस पर एक डैम बना हुआ है जिसे जो पीवी है बहुत पूछता है, पार्वती नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है और कहां पर, तो श्योपुर जिले में बना हुआ है। तो कौन सा होगा, ककेता डैम। कौन सा होगा, तो ककेता बांध होगा पार्वती नदी पर। नदी कौन सी होगी, पार्वती होगी, जिस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या होगा, तो ककेता बांध बनेगा, ककेता बांध। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमें एक एक को लेकर के चलना है। आगे देखते हैं हम ककेता डैम के आगे लोक नृत्य देखते हैं। यहाँ पे लोक नृत्य कौन कौन से हैं, मेला देख लेते हैं। सर्वप्रथम मेला कौन कौन से लगते हैं, तो रामेश्वर का मेला। इसके आगे देखते हैं गणगौर का मेला। 2 मेले लगते हैं, रामेश्वर का मेला, दूसरा गणगौर का मेला, जो कि चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। तो चैत्र माह में लगने वाला मेला, चैत्र माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है, तो गणगौर का मेला है। आगे देखते हैं हम गणगौर का मेला। यहाँ पे देखते हैं अब हम, आगे देखने जाएंगे हम लोक नृत्य। श्योपुर जिले में यदि पूछा जाए कि श्योपुर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अत्यधिक मात्रा में सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी हुई जनजाति है, अर्थात अत्यधिक गरीब जनजाति है, जो कि कहां पे निवास करती है, श्योपुर जिले में निवास करती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सहरिया नृत्य। इसके आगे देखते हैं सहरिया का लहंगी नृत्य।
सहरिया का लूर नृत्य, सहरिया का लूर नृत्य। इसके आगे देखते हैं सहरिया का एक और है, देखते हैं। हाँ, लहंगी नृत्य का, लहंगी नृत्य। इसके आगे देखते हैं दलदल घोड़ी, दलदल घोड़ी, दलदल घोड़ी, जो कि कहाँ का नृत्य है? तो श्योपुर जिले का है। तो दलदल घोड़ी, सहरिया नृत्य, सहरिया का लूर नृत्य, इसके बाद सहरिया का लहंगी नृत्य, दलदल घोड़ी यहाँ के अत्यधिक प्रचलित क्या है? लोकप्रिय नृत्य। तो लोक नृत्य कितने हैं? 4 ही लोक नृत्य हैं यहाँ के। आगे चलते हैं। अब चलेंगे उस क्वेश्चन की ओर जिस क्वेश्चन का हमें बहुत जोरदार ताबड़तोड़ तरीके से क्या था, बहुत ही इंतजार था। तो उस क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो उस क्वेश्चन का हम जिस क्वेश्चन का इंतजार था, अब उस क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे हम। देखते हैं यहाँ पे देखते हैं हम नेशनल पार्क देखते हैं। क्या? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जिसे हम क्या कहेंगे? कूनो नेशनल पार्क कहेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कूनो पालपुर नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क यहाँ पे है। इसकी स्थापना कब हुई थी या इसे कब बनाया गया था? 1981 में क्या किया गया था? इसे क्या बनाया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। 1981 में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को क्या बनाया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। इसके आगे देखते हैं 13 दिसंबर 2018। कब? तो 13 दिसंबर 2018 को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को, इसको पहले तो इसे क्या बनाया गया था? वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। यह कूनो नदी के किनारे पर स्थित, कौन सी नदी पर? मैंने पहले लिखा चुका हूं। कूनो नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं 13 दिसंबर 2018 को इसे क्या? नेशनल पार्क बनाया गया था। नेशनल पार्क घोषित किया गया था। यदि कहा जाए कि जो इसे वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया था, तो 1981 में। यदि कहा जाए कि नेशनल पार्क इसे कब घोषित किया गया था, तो 13 दिसंबर 2018 को इसे क्या किया गया था? नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कूनो नेशनल पार्क एशियाई शेरों अर्थात बब्बर शेरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नेशनल पार्क में जो गुजरात स्थित गिर नेशनल पार्क से क्या आना थे? बब्बर शेर अर्थात एशियाई शेरों को लाया जाना था। तो एशियाई शेरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, देखते हैं। तो जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह एशियाई शेरों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब आगे चलेंगे हम, अब देखेंगे हम क्वेश्चनों को। यदि आपने ना उड़ाया क्वेश्चनों को परीक्षा में, यदि आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से उड़ाओगे और आप देखना कि क्वेश्चन उड़ता है कि नहीं उड़ता है। यहाँ पे देखेंगे हम 17 सितंबर 2022 को इस राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों 17 सितंबर 2022 को
पीएम अर्थात मोदी के जन्मदिन हैप्पी बर्थडे पर नामीबिया से 8 चीतों को मोदी पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीतों को कहां पर कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। किससे लाया गया था, तो यहाँ पे देखेंगे हम कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे हम गोइंग 747 पैसेंजर गोइंग 747 पैसेंजर जंबो जेट के माध्यम से 8 चीतों को कहां से, नामीबिया से लाया गया था। तो विमान जो था, विमान का क्या नाम था, गोइंग 747 पैसेंजर जंबो जेट, जिसका कंपनी ने नाम क्या दिया था, कंपनी के द्वारा जो नाम दिया गया था, कंपनी के द्वारा क्या नाम दिया गया था, तो 118 नाम दिया गया था। तो इसका नाम क्या है, कंपनी द्वारा दिया गया नाम क्या है, 118 है। यदि कहा जाए कि पीएम मोदी के बर्थडे पर कितने चीते आए थे, तो 8 चीते आए थे। यदि इसमें भी कहा जाए कि कितने नर चीते आए थे, कितने मादा चीते आए थे, तो इसमें देखेंगे हम, इसमें 5 मादा तथा 3 नर चीते थे, जिनमें से 8 में से पीएम मोदी के द्वारा एक चीते का नामकरण किया गया था, जिसका नाम था आशा। क्या नाम था, आशा। तो आशा नाम रखा गया था, तो किसके नाम पर, किसने रखा था, तो पीएम मोदी के द्वारा रखा गया था। पीएम मोदी के द्वारा एक चीते का नाम अर्थात मादा चीते का नाम क्या रखा गया था, आशा रखा गया था। लेकिन कि इस आशा नाम के चीते की किडनी खराब अर्थात इसमें किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। आज वर्तमान समय में इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो किसके कारण हुई है, तो किडनी में इन्फेक्शन के कारण हुई है। किस चीते की हुई है, तो आशा नाम के जो मादा चीता था उसकी हुई है। जो अब 7 शेष चीते हैं उनका नामकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है जो नामीबिया में ही नाम रखा था उसी नाम पर रहेंगे। आगे देखते हैं। अब इसके आगे अभी तो आए थे कब, 17 सितंबर 2022 को, किसके बर्थडे पर, तो पीएम मोदी के बर्थडे पर। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से कुछ चीते आए हैं, वो कब आए, तो उनको भी देख लेते हैं। इसको साफ करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आए हैं, तो उनको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आए हैं, तो 8 चीते तो यहां से आए थे। अब देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका, अभी तो कहां से आए थे, नामीबिया से, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आए हैं, तो 12 चीते आए हैं। कितने, 12 चीते आए हैं, जिसमें से 7 क्या होंगे, 7 नर होंगे तथा 5 क्या होंगे, मादा चीते होंगे, जो कि नामीबिया से आए हुए चीतों में ही क्या होंगे, शामिल होंगे। अभी कितने थे, 8 आए थे नामीबिया से, 12 आए हैं कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। टोटल कितने चीते हुए हैं, 20 चीते हुए हैं, सॉरी। अब जो नेक्स्ट बर्थडे होगा, 2023 का बर्थडे होगा, मेरी मान्यता के अनुसार अब गिर राष्ट्रीय उद्यान से क्या आएंगे, बब्बर शेर आएंगे अब हमारे कहां पर, कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे C17 गोइंग ग्लोब C17 ग्लोब C17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान के द्वारा C17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान के द्वारा
12 चीतों को, कितने 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लाया गया है, तो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान, पूर्णोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। पूर्णोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। आगे देखते हैं किस तारीख को लाया गया है, देखते हैं वो डेट भी देखते हैं। 18 फरवरी 2023 को कब लाया गया है, तो 18 फरवरी 2023 को जो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। कब लाए गए हैं, तो 18 फरवरी 2023 को लाया गया है। किस विमान से लाया गया है, तो C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान से लाया गया है। कितने, तो 7 नर तथा 5 मादा चीते लाए गए हैं। जितना आज के लिए जितना था तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, और मुझे लगता है कि इसी से लगभग सभी क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा मानना ये है। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बचा है या नहीं बचा है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हाँ कुछ पर्यटन स्थल बचे हुए हैं, तो उनको और देख लेते हैं हम। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल हम क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में क्या क्या हो जाएगा, तो ध्रुव कुंड, डूब कुंड, रामेश्वर संगम, इसके बाद में देखते हैं हम रामेश्वर संगम, इसके बाद में विजयपुर दुर्ग, इसके आगे देखते हैं नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर। तो पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने लायक जो जगह है, तो ध्रुव कुंड होगा, डूब कुंड होगा, रामेश्वर संगम होगा, विजयपुर दुर्ग होगा, रामेश्वर मंदिर होगा। जो विजयपुर दुर्ग है या विजयपुर का किला है, ये किस नदी के पर स्थित है, तो कुंवारी नदी पर स्थित है। इसे कुंवारी नदी पर स्थित विजयपुर का दुर्ग है, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे यदि यहाँ पे देखिए, जो ध्रुव कुंड है ये लगभग 2 कुंड है। एक में ठंडा पानी, एक में कैसा पानी है, तो गर्म पानी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ध्रुव कुंड अर्थात जो दोनों कुंडों में नहा लेता है, तो जो शरीर से स्थित संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं सभी ठीक हो जाती हैं। तो ध्रुव कुंड में यदि आपसे ऊपर जाना, तो ध्रुव कुंड जरूर नहा के आना। यदि कोई समस्या हो तो ध्रुव कुंड जरूर नहा के आना। तो आज का जो सेक्शन है आप लोगों को कैसा लगा, मेरे अनुसार जितना था मुझे तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। जय।